इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। तो आप बड़ा। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप डेन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आद्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा तरीन खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पे। मुजफ्फरपुर का ट्रांसपोर्टर निकला यूपी के व्यवसायी का अपहरणकर्ता। 2.25 किलो सोना लूटने के साथ व्यवसायी का कर लिया था अपहरण। पुलिस ने सोना के साथ फिरौती का रकम भी किया बरामद। ट्रेन से कटकर एक छात्रा की हुई मौत। कान में हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक कर रही थी पार। और सीबीएसई 10th और 12th का रिजल्ट आते ही छात्र छात्राओं में दौड़ी खुशी की लहर। शिक्षक और अभिभावक भी हुए खुश, मिठाई खिलाकर दी बधाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के एक व्यवसायी से 2.5 करोड़ रुपए के सोना लूट कांड और अपहरण मामले का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रांसपोर्टर पिंटू सिंह को गिरफ्तार करने के साथ ही वसूला गया राशि और सोना भी बरामद कर लिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने सरैया के बितरौलिया निवासी बस ट्रांसपोर्ट जय गुरुदेव कंपनी के मालिक मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह को गुरुवार देर शाम गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पिंटू सिंह की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के एक व्यवसायी को बंधक बनाकर उससे सोना लूटने और बंधक बनाकर फिरौती में 65 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में हुई है। पुलिस ने पिंटू के पास से करीबन 2.5 किलो सोना, 5 लाख रुपए कैश, 1 राइफल, 3 जिंदा गोली और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। पिंटू की करीब 2 दर्जनों से अधिक जय गुरुदेव नाम से बस चलती है। पिंटू पर पूर्व मेयर समीर हत्याकांड में शूटर को AK-47 हथियार मुहैया कराने का आरोप लगा था। इस मामले में वह फिलहाल जमानत पर है। उसके शहर के एक कुख्यात गिरोह से संबंध की भी चर्चा रही है। पिंटू के खिलाफ जमानत में खयानत, रंगदारी के मामले भी दर्ज है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP जयंतकांत ने बताया कि पिंटू सिंह एक कुख्यात अपराधी है।
उसने अपने बस से यूपी के एक बड़े कारोबारी का अपहरण कर उसे मीनापुर के पानापुर में रखा था। उन्होंने बताया कि पिंटू सिंह के द्वारा 65 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें से 5 लाख रुपए कारोबारी ने दे दिया था। एसएसपी ने बताया कि पिंटू सिंह से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। कई लोगों का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर पानापुर थाना क्षेत्र में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि वर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से एक स्वर्ण व्यवसायी जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनके एक कर्मचारी को वहां से किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद में उसके साथ में लाया गया उसका जो सामान था, जो ज्वेलरी थी, उसको लूट लिया गया और इसके बाद में उसको किडनैपिंग के लिए रैंसम की रकम ले करके उसको मीनापुर पानापुर थाना क्षेत्र में छोड़ दिया गया। इस मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन के बाद में पुलिस ने तुरंत एफआईआर की और डीएसपी ईस्ट, डीएसपी टाउन, एसएचओ पानापुर, एसएचओ सदर के नेतृत्व में बनाई गई विशेष टीम ने इसमें सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से एविडेंस इकट्ठा किए और उसके आधार पर पुलिस के द्वारा रेड की गई। रेड में एक व्यक्ति जो कि जय गुरुदेव बस कंपनी का मालिक बताया जाता है, उसको अरेस्ट किया गया और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने अपराध में स्वयं की और अपने अन्य 5 साथियों की संलिप्तता स्वीकार की है और इसके पास से लूट का और रैंसम मनी का लूट का 2 किलो 208 ग्राम सोना और इसके अलावा 5 लाख रुपए रैंसम के भी बरामद हुए हैं। इन सभी के ऊपर एफआईआर की गई है और इसमें जो इस घटना में इसने जिस हथियार का भी प्रयोग किया था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आगे छापेमारी चल रही है। थैंक यू। इससे पहले भी सर किसी प्रकार के मामले में लिप्त रहे हैं? इससे पहले भी ये कई अन्य मामलों में रहे हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और इनसे पूछताछ चल रही है। अभी ये जय गुरुदेव बस की एजेंसी चलाते हैं जो कि डिफरेंट स्टेट में पैसेंजर्स को लाने ले जाने का काम करती है और इसी उसमें इन्होंने वर्धमान में अपनी बस से एक पैसेंजर को किडनैप किया और उसके बाद में मुजफ्फरपुर हाजीपुर में उसको उतार करके मुजफ्फरपुर लाए और उसके बाद में उसका सामान को छीन करके उससे रैंसम के लिए जो उसके मालिक को कॉल किया था उसके पैसे उससे वसूल लिए। कितना पर फिरौती की मांग की गई थी? फिरौती की 65 लाख रुपए की मांग की गई थी और इसके अलावा जो सोना था वो 2 किलो 208 ग्राम था, जिसकी मार्केट की कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 2.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसको पुलिस ने रिकवर किया है। सर, तो ये इस तरह का जो है पहले भी हरकत किए हैं क्या? इससे पहले जो पूछताछ हुई है, इससे पहले ये मर्डर के केसेस में और दूसरे केसेस में जेल जा चुके हैं। इनका एक आपराधिक गैंग भी है जिसके ऊपर पुलिस वर्क कर रही है और इस मामले में भी ये कुछ अवैध या वैध जो भी सुरक्षा गार्ड्स हैं उसको भी रखते थे, जिसको बारे में हम लोगों ने इनके कन्फेशन में भी इंफॉर्मेशन मिली है, जिसकी अरेस्टिंग के लिए छापेमारी चल रही है। हथियार जो बरामद है सर, ये किसका है और कहाँ से? जो ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त में इनके जो निजी सुरक्षा गार्ड्स थे उसका इन्होंने इस्तेमाल किया था और एक निजी सुरक्षा गार्ड के हथियार को इन्होंने डराने के लिए इस्तेमाल किया और अपराध करने के लिए किया, इसलिए उस हथियार को भी जब्त किया गया है। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से कटकर एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड के रामदयालु माधोपुर सुस्ता रेल फाटक के पास की है। उसका शव ट्रैक किनारे पड़ा मिला। घटना की छानबीन में पुलिस जुट गई है। वैसे कहा जा रहा है कि घटना के दौरान छात्रा कान में हेडफोन लगाई हुई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतिका की पहचान सरैया थाना क्षेत्र डोकरा गांव निवासी लालू ठाकुर की 23 वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है। शव की पहचान होने के बाद मृतिका के परिजनों को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि गुड़िया शहर के आरबीबीएम कॉलेज की छात्रा थी।
वह एडमिट कार्ड लेने की बात कहकर शुक्रवार की सुबह घर से निकली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्रा कान में हेडफोन लगाकर ट्रैक पर चल रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई। सदर थाने के दरोगा मणिभूषण कुमार ने भी छात्रा के कान में हेडफोन लगे रहने की बात की पुष्टि की है। तो एग्जाम क्या और मैं ऐसा एग्जाम देने जा रहे थे, उसी क्रम में हुआ है ये चीज। एग्जाम कहाँ किस ट्रेन से हुआ है कुछ पता नहीं हमको तो अभी बस आ ही रहा है। कितने बजे हुआ है? अब हमको तो लगभग 9 बजे फोन गया। 9 बजे फोन गया। अच्छा, इधर परीक्षा देने आई थी, इधर आके यहाँ पर इस तरह घटना आप लोगों को कुछ पहले से मालूम था क्या इसके बारे में कि मैंने कि कोई तरह का बात तो ना वैसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये सूचना हम लोगों को मिली थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। एक लड़की का यहाँ पे शव बरामद हुआ है, जो ट्रेन से कट गई है। ट्रेन से कटा हुआ शव बरामद हुआ है और इस संबंध में अभी परिजन लोग आए हैं और सूचना उन लोगों को मिली थी, आए हैं, लेकिन कुछ भी बताने की स्थिति में अभी नहीं है। पहचान क्या हुआ उनका? पहचान ये गुड़िया कुमारी हैं, पिता लालू ठाकुर, गांव डोकड़ा, थाना सरैया की रहने वाली थी ये। और ये फर्दर ये पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद ये पता चलेगा। लगाने की बात सामने आ रही है सर। हाँ, हम ये सुनने में आया है, लेकिन जब हम लोग आए थे तो हेडफोन नहीं था उस टाइम। कितना उम्र होगा लड़की का? लड़की का उम्र लगभग 22 वर्ष। सर उसका सर बैग उग भी मिला है, कॉलेज का सर कागज भी मिला है सर। ये पता चल रहा है कि वो आरबीबीएम में सर परीक्षा क्या कुछ किसी कारण बस आई थी और इधर आने का कोई मतलब नहीं रहता क्या? इधर ये परिजन लोगों को बताई थी कि एडमिट कार्ड बीए थर्ड पार्ट में थी, एडमिट कार्ड लेने के लिए बोल के जैसे तत्काल निकली हुई थी। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने जिले के उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय और निरीक्षक कुमार अभिनव के साथ कई अन्य कर्मियों पर उत्पाद के विशेष न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 17 जुलाई 2022 को उनके गांव के 2 महिला और 3 पुरुष को शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार कर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। हिरासत में बंद अपने ग्रामीणों से मिलने जाने पर उन्हें जानकारी मिली कि उत्पाद अधिकारियों के द्वारा जब्त शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है, झूठा टारगेट दिखाकर वाहवाही लूटी जा रही है। न्यायालय में परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 30 जुलाई को सुनिश्चित की गई है। आज हमने मुजफ्फरपुर उत्पाद अधीक्षक और निरीक्षक कुमार अभिनव के विरुद्ध हमने एक विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय में कंप्लेन केस दायर किया है। इसमें आरोप हमने लगाया है कि ये जो यहाँ पर उत्पाद अधीक्षक हैं और निरीक्षक दोनों मिलकर के यहाँ पर अवैध शराब की खरीद बिक्री करवाते हैं, निर्दोषों को गिरफ्तार कर उन पर जो है फर्जी बरामदगी दिखा करके जेल भेजते हैं और पैसा उगाही करते हैं। ये धंधा जो है पूरा कंप्लीट स्तर पर चल रहा है और ये हमारी बात को ये जो होम गार्ड के 19 जवान जो वहाँ से हटाए गए हैं वे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने डीएम मुजफ्फरपुर से जाकर के मिला है और ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने भी इस आरोप को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा बात कि जो भी महिला उसमें होमगार्ड जवान है और भी हमारे नज़र में जो महिला मिली है वहाँ उत्पाद कर्मी, उन लोगों ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं संजय राय पर। उनके द्वारा संजय राय द्वारा जो है गलत तरह से उन लोगों से डिमांड किया जा रहा था। ये बहुत दुखद बात है। तो इस शराबबंदी कानून जो है 2016 उसके अंतर्गत और धोखाधड़ी 420, 467, 468, 471 और 120B धारा के तहत हमने जो है विशेष न्यायाधीश उत्पाद में आज हमने मामला दर्ज कराया। दूसरा बात कि पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर सहित जो उत्पाद थाना चलाया जा रहा है वह बिल्कुल कानूनन अवैध है।
राज्य सरकार जो है इसके द्वारा आम लोगों की जानकारी में कभी कोई गजट प्रकाशित नहीं किया गया है। और सेक्शन 2S CRPC की धारा जो कहती है, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जो कि थाना पुलिस स्टेशन के बारे में, तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई गजट प्रकाशित नहीं किया गया। और विभागीय आदेश जो उत्पाद आयुक्त का आदेश है, उसी आदेश पर यह थाना चल रहा है, जहां जो भी गिरफ्तारियां हो रही है वो अवैध है, और जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है, वो भी अवैध चल रहा है। न्यायालय ने परिवार स्वीकार कर लिया? जी, स्वीकार किया है, और जो अगली तारीख पड़ेगी उसमें हमारा गवाही होगा, और आगे हम न्याय के लिए आगे हम कार्रवाई करेंगे। अक्सर आप लोगों ने मुसाफिर को रास्ता भटकते सुना होगा, पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सड़क के भटकने की कहानी। मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड का है, जहां सड़क भटककर सकरा प्रखंड में चली आई है। सकरा में जिस गांव के नाम पर सड़क बनी है, वह गांव इस प्रखंड में है ही नहीं, बल्कि 8 किलोमीटर दूर मुरौल प्रखंड में है। मुरौल प्रखंड के इटहा गांव से सकरा प्रखंड के नीमतला चौक तक सड़क बनाई गई है, जिसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। यह सड़क मझौलिया पंचायत से होते हुए सकरा नगर पंचायत तक गई है। योजना की बोर्ड की सूचना में सड़क का निर्माण मुरौल के इटहा गांव से मुरौल के ही जहांगीरपुर गांव तक अंकित है, जबकि सड़क इटहा से नीमतला चौक बनी है। इटहा से जहांगीरपुर पथ वर्ष 2018 में ही बनी थी। बता दें कि इटहा से 2 सड़क जाती है। एक सड़क मझौलिया पंचायत होते हुए नीमतला चौक तक जाती है, जबकि दूसरी इटहा से लौतन होते हुए उत्तर दिशा की ओर जहांगीरपुर तक जाती है। सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग से हाल में ही कराया है। यह पथ ढोली स्टेशन की पूर्वी गुमटी से होते हुए मझौलिया पंचायत होकर मुरौल की इटहा गाँव गई है। सड़क निर्माण के बोर्ड पर योजना का नाम जहांगीरपुर इटहा पथ, दूरी 4.1 किलोमीटर, प्रकालित राशि 103.411 लाख रुपए, कार्य आरंभ की तिथि 25 फरवरी 2022, जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 24 नवंबर 2022 है। जबकि उसी के नीचे जहांगीरपुर का स्टोन लगाया गया है, उस पर 0 किलोमीटर दर्ज है। पथ पर लगे बोर्ड पर स्थानीय व्यवसायी प्रदीप ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है। छात्रा दिव्या कहती है कि जब हम स्कूल से अपने घर नीमतला चौक के लिए चलते हैं तो मेरे साथी लोग चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम जहांगीरपुर जा रही हो। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के जूनियर इंजीनियर ब्रह्मदेव प्रसाद का कहना है कि इसमें विभाग से कहीं भी कोई चूक नहीं हुई है। वह सड़क पहले से ही इस नाम से जानी जाती है। जहांगीरपुर किधर है? इधर है। इधर है। हाँ। और नीमतला चौक इधर हुआ। यहाँ पर बोर्ड पर जो लिखा हुआ है जहांगीरपुर से इटहा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, तो ये क्या सड़क जहांगीरपुर से इटहा जाती है या इटहा से नीमतला चौक जाती है? नीमतला चौक जाएगी और जहांगीरपुर भी जाएगी, उधर जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि गलत हो, लिखने में उसको गलत हो गया। गलत है। ये कौन सा गाँव है? इटहा। इटहा गाँव। हाँ, इटहा। और लोग आते होंगे तो ये तो सोचते होंगे कि ये जहांगीरपुर है या फिर हम इधर। हाँ, कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ। क्या है ये, कौन सा चौक है, कौन सी जगह? चौक तो नीमतला चौक है और यहाँ से जो सड़क जाती है वो इटहा की तरफ जाती है, वो सही है। लेकिन यहाँ इस बोर्ड पे जो जहांगीरपुर लिखा गया है, ये यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 3-4 किलोमीटर के रेंज में। जो बताया गया है कि यह सड़क जहांगीरपुर से इटहा जाती है, तो क्या ये गलत है? हाँ, ये गलत है। लगभग 0 किलोमीटर तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जहांगीरपुर काफ़ी दूर है। मतलब कितनी दूरी होगी? 3-4 किलोमीटर लगभग। तो क्या ये जो सड़क बनी है गलत, मतलब बोर्ड लगाया गया है? हाँ, बोर्ड तो गलत लगा है। जहांगीरपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। ये तो नीमतला चौक है। हाँ, नीमतला चौक से जहांगीरपुर की दूरी कितनी? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करीब। तो इसे बोर्ड में बताया गया कि यह सड़क जहांगीरपुर से इटहा के लिए बनी है, जबकि जहांगीरपुर तो यहाँ है ही नहीं। जहांगीरपुर यहाँ नहीं है, यहाँ से तो 4 किलोमीटर दूरी पे है। इटहा किधर है? इटहा यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है। और ये नीमतला चौक। रूट ये है, जहांगीरपुर जाने के लिए, इटहा जाने के लिए रूट यही पड़ेगा। लोग तो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि यह जहांगीरपुर नहीं है, फिर भी यहाँ पे बोर्ड में जहांगीरपुर लिखा हुआ है। वजह यह है कि हमारा जो रोड पूर्व से सैंक्शन है जहांगीरपुर टू इटहा करके है, और हमारे कोर नेटवर्क में वही लिखा हुआ है। 8 किलोमीटर का रोड है, पहले 4 किलोमीटर का मरम्मती हुआ, अभी फिर 4 किलोमीटर का हुआ है, तो ही बना है।
तो ये मुख्य रूप से उस सड़क का नाम क्या है, योजना का नाम? जहांगीरपुर टू इटाहा MR 3054। लेकिन वहाँ पर तो सर जहांगीरपुर की दूरी वहाँ से तो काफ़ी अलग है, ब्लॉक भी चेंज हो जाता है। एक्चुअली जो नाम हमारे कोर नेटवर्क में लिखा है हम लोग उसी पर बनाएंगे। हम लोग नया कार्य नहीं किया है, हम लोग बने रोड को ही रिन्यूअल किया है। तो ये सर गड़बड़ी कब हुई, मतलब जो पहले बना तो उसी टाइम में ये गड़बड़ी हुई थी? वो गड़बड़ी नहीं हुई है, जो उस समय जो बना ना तो बनाने वाले ने 4 किलोमीटर का DPR दिया, फिर उसी को रिन्यूअल किया, वही नाम को आगे बढ़ा दिया। लेकिन योजना में जो कहा जा रहा है कि जहांगीरपुर से इटहा, एक्चुअली रोड जो आपका सेंक्शन है मुरौल ब्लॉक के लिए सेंक्शन है। अच्छा। अब मुरौल ब्लॉक का जो रोड बना है जहांगीरपुर टू इटहा होते हुए नीमतला सकरा रेलवे स्टेशन तक। अच्छा। बन चुका था पहले ही मुरौल से ही। अब मुरौल का कोर नेटवर्क में चल रहा है तो सकरा का कोई नाम तो नहीं आएगा, लेकिन और हम लोग इधर जो बनाए हैं तो हम लोग जौन जौन जगह है सबका नाम उसमें दिए हुए हैं। जौन स्कूल है आगे टेक्निकल भूल का जहांगीर उठा रहे हैं, कंफ्यूजन लोगों के मन में पैदा हो रहा है। पहुँच चुके हैं जहांगीरपुर और पता चलता है जहांगीरपुर तो 3 किलोमीटर आगे नहीं, जहांगीरपुर जहाँ है वहीं जहांगीरपुर है। नीमतला जो लंबाई से ना DP एस्टीमेट बनता है, लेकिन जगह का नाम तो चेंज हो रहा है ना सर? नहीं, रोड एक्चुअली आप लोग जो भूल कर रहे हैं भूल नहीं है। आपको मैं एक सवाल करता हूँ, अभी जो अभी नहीं सर, एक रेलवे स्टेशन वहाँ पर सकरा करके है, लेकिन क्या वो सकरा में है? वो तो ढोली बहुत 10 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो हम लोग के यहाँ से जो आप कह रहे हैं भूल हुई है, भूल नहीं है। हम लोग का एस्टीमेट लंबाई से बनता है। अगर मान लीजिए कहीं सवाल होता है हम जहांगीरपुर से चले 4 किलोमीटर बना इटहा तक, लेकिन माननीय लोग का सवाल होता नहीं इस रोड को पूरा बना दीजिए। माननीय विधायक जी कई बार क्वेश्चन किए उसको बनाने के लिए, तब वो बना है। तो हम लोग के यहाँ से कोई भूल नहीं हुई है, बने हुए रोड पर हम लोग बनाए हैं। वहाँ के स्थानीय लोग इसे भूल तो मान ही रहे हैं। अरे रोड वो लोग स्थानीय लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, वो लोग भूल मानेंगे, वो रोड को उठा के हम लोग ले जाएंगे। मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया अब तक बदनामी के लिए ही चर्चा में रहा है, लेकिन अब छवि बदलने लगी है। वहां की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर काम शुरू कर दिया है। उनके इस काम को उद्योग विभाग ने भी सराहा है। इस वोकल फॉर लोकल अभियान को उद्योग विभाग भी सहयोग करेगा। यहाँ महिलाएं एक समूह में दुकान से बचे कपड़े लाकर लेडीज रेडीमेड वस्त्र तैयार कर रही है। अब उद्योग विभाग रेडीमेड क्लस्टर बनाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगा। चतुर्भुज स्थान के जोहरा गली में संचालित महिलाओं के इस समूह को बिहार हाट में अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। जोहरा स्वयंवर्धन स्वयं सहायता समूह में 12 महिलाएं शामिल है। समूह की अध्यक्ष अमरुल निशा, सचिव और कोषाध्यक्ष शमीमा खातून है। शमीमा ने बताया कि बचे कपड़े को जमा करने के बाद जोहरा सिलाई सेंटर में महिलाएं वस्त्र तैयार करती है। थान से बचा कपड़ा सस्ता में मिल जाता है। उद्योग विभाग से समन्वय बनाने वाली परचम संगठन की सचिव नसीमा खातून ने बताया कि समूह को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए जिला उद्योग केंद्र और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधिकारी से मिलकर पहल की गई है। उद्योग महाप्रबंधक ने महिलाओं के इस बेहतर प्रयास को देखकर उनको तकनीकी और बैंक से जोड़कर सहयोग करेगा। वहां पर रेडीमेड क्लस्टर का निर्माण हो, इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है, जिससे यह जिला का एक मॉडल समूह बन जाएगा। एक विशेष समुदाय के लोगों का यह समूह जो उत्पाद करेगा उसको बाजार दिलाने का काम विभाग करेगी। बहुत कम से कम में यहाँ मिल जाता है। बराबर कपड़े लेती हैं यहाँ से? पर्व में लेते हैं, बीच बीच में फिर हमको घर में परिवार के जरूरी होता है, 4 कोई महिला पड़ोसी को होता है तो किनवाते हैं। सिलाई ये सब बाजार की तरह वो से भी कम से कम यहाँ हो जाता है। ये मेरी बेटी थी, वो बहुत छोटी थी, तब से मुझे शौक़ था ये, मतलब तरह तरह का ड्रेस बनाने का। उसी तरह करते करते जैसे कि अब 1-2 मोहल्ला की लड़की आती गई और उसी से ये मेरा शुरू हुआ। तो उस समय जिस समय ये हम करते थे तो उसमें कोई जानता नहीं था। और दूसरे घर पे जब इससे पहले हम कर रहे थे 3 माह हो रहा है यहाँ खुला हुआ, इससे पहले भी हमको उतना कोई नहीं जानता था। मतलब एक दूसरे से लड़की कनेक्ट होकर मेरे यहाँ आती थी सिलाई सीखने के लिए। जैसे प्राइवेट स्कूल में से कोचिंग टाइप का चल रहा था, कोई बोर्ड वोर्ड नहीं था। लेकिन जब से यहाँ बोर्ड हुआ तब से यहाँ लड़की लोग बोर्ड पढ़ के भी आ जा रही है। पहले कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मार्केट अभी तो मार्केट से स्टार्ट हुआ है। कस्टमर भी यहाँ कपड़ा सिलवाने आते हैं और हम लोग अलग से भी कुछ बना लेते हैं। बिहार हाट में सिलेक्शन हुआ आपके कपड़ों का? हाँ, अभी हुआ है तो 26 तारीख को जाना है।
और कहाँ पे लगेगा ये? नगर निगम है जो सदर अस्पताल के बगल में है, शायद वहीं पे लगेगा। सरकार से क्या मांग रही थी आप लोगों को? यह है कि हम लोग को जितना साल से हम लोग चले, अगर थोड़ा सा वो और मदद करते हम लोग को, जैसे CCL हम लोग को पहले मिला होता तो हमारी और भी समूह की महिला जुड़ के इसमें और इसको बड़ा बनाते। अभी तो हम बहुत छोटे से काम कर रहे हैं इसके लिए। परेशानी क्या क्या आ रही है? परेशानी सबसे बड़ा है जगह और मटेरियल नहीं उपलब्ध नहीं। तो अभी जो कचरा है वो वही से करते, वो हम लोग बाजार से भी समूह की महिला एक दो जाती, जैसे इंदू जी जाती हैं, कभी ये चली जाती हैं, कभी उसको भेज दिए, बचा हुआ कपड़ा को कम रेट में ले लेते हैं। देखिए, मूलतः तो ये जो ग्रुप है ये आजीविका के मिशन की तरफ से चलाया गया था 2015 में, जो मैं आपको बता रही थी। 2015 में शहरी क्षेत्र में, मतलब चतुर्थ स्थान के इस इलाके में 2-3 ग्रुप बनाए गए थे और 2016 में सभी ग्रुप को 10,000 के करीब अनुदान भी मिला था। लेकिन बाकी जो ग्रुप्स हैं वो धीरे धीरे टूट गए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। ये एक ग्रुप था जो लगातार लगा हुआ था, रिवॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने अपने घरों में बैठ के। अभी इस बीच में जब हमारी इन सबसे बातचीत हुई कि क्या जिला प्रशासन की तरफ से पहल होना चाहिए, कितना बेहतर होना चाहिए, तो पता चला कि यहाँ पे एक SHG समूह भी काम कर रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको बाहर निकाला जाए और इस ग्रुप को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि लोग और जो लोग हैं समाज के उनको पता चले कि यहाँ पे ऑलरेडी एक पहल हो रही है। तो इस समूह को यहाँ पे एक ऑफिस के तौर पे, एक सिलाई सेंटर के तौर पे इन लोगों ने अपना एक जोहरा समर्दन ग्रुप सिलाई सेंटर करके खोला और अब ये ग्रुप एक लोगों के सामने आ गई है। आजीविका मिशन भी इसको जान रहा है और ये बेहतरीन बात है कि अगर मान लीजिए 10 महिलाएं हैं इस इलाके से और 10 महिलाओं ने मिलके एक समूह को रिवॉल्व किया। ज़्यादातर इस इलाके में कोई SHG समूह नाम का कभी टिकता नहीं है, लेकिन ये पहला ग्रुप है जो रिवॉल्व कर रहा है। अगर इसको एग्जाम्पल बना के जिला प्रशासन चाहे तो सक्सेस स्टोरी के रूप में देखा जा सकता है और इनको मोटिवेट किया जा सकता है ताकि बाकी और जो महिलाएं हैं जिनके पास हुनर है वो घर बैठी हुई हैं और वो चाह रही है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, तो ये सुनिश्चित तौर पे तय किया जा सकता है कि ये परिवर्तन लाएगा। विभाग से सहयोग मिला है कि जी, देखिए अभी 2 दिन पहले जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया और आजीविका मिशन सभी तमाम लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो आप ड्रेसेस देख रहे हैं बन रहा है ये कोई मतलब परचेज किया हुआ चीज़ नहीं है, कतरनों से जोड़ के बना रहे हैं ये लोग। और अभी हम लोग ने यही बात की कि क्यों ना इनको कोई ऐसा उद्योग टाइप का कर दिया जाए कि मान लीजिए कि जो बच्चियाँ हैं उनको सिलाई आता है, अगर वो बाजू जोड़ना चाहती हैं, मतलब आस्तीन लगाने का काम करेगी तो आस्तीन लगाएंगी, कोई गला पैचअप करना चाहे, कोई काज बनाना चाहे, कोई बटन टाकना चाहे, तो उसी पे कुछ लोगों का आइडिया था कि हम उद्योग विभाग के पास से भी हेल्प ले सकते हैं। तो उद्योग विभाग को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से, धर्मेंद्र जी वहाँ के GM है, उन्होंने बहुत आगे बढ़ के आके यहाँ पे विजिट करके सारा काम देखा और उम्मीद है कि भविष्य में हम लोग एक क्या बोले उसको उद्योग के रूप में इसको शुरू करने वाले हैं। इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है, किसकी किस तरह की क्षमता है, किस तरह का स्किल है वो देखा जा रहा है। जैसे ही ये सर्वे का काम कंप्लीट होगा इंशाल्लाह वो उद्योग का मशीन लगा के इनको ट्रेनिंग दे के काम शुरू किया जा सकता है। काम के जरिए वो मुख्य धारा में शामिल जी बेशक जुड़ेंगे, क्योंकि रेड लाइट एरिया बोलते हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ वही महिलाएं नहीं हैं जो प्रोफेशन करती हैं, वो भी महिलाएं जो उनके परिवार के हिस्सा हैं। अगर परिवार का एक हिस्सा कहीं ना कहीं सुनिश्चित तौर पे रोजगार से जुड़ जाता है तो दूसरे हिस्से पे प्रेशर कम आएगा, तो बदलाव का कहीं ना कहीं से एक अंश तो शुरू हो जाएगा। अगर इसमें जिला प्रशासन खुल के सहयोग कर दे, क्योंकि ये ग्रुप उन्हीं का है, आजीविका मिशन है तो आजीविका मिशन किसका है, वो भारत सरकार का है, हमारा तो है नहीं। अगर वो इनको प्रमोट कर दे इस टीम को तो मुझे लगता है ये पूरे बिहार के लिए ये प्रोजेक्ट मॉडल बन सकता है। शुक्रवार को भाकपा माले, AIPF और इंसाफ मंच ने मार्च निकालकर फुलवारी शरीफ को आतंक का केंद्र बताकर बदनाम करने का आरोप सरकार पर लगाया। मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक से निकालकर शहर के प्रमुख सड़कों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंच मार्च सभा में तब्दील हो गया। इंसाफ मंच के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस जानबूझकर फुलवारी को बदनाम कर रही है। अब तक किसी भी आरोपित के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई भाजपा के इशारे पर हो रही है। प्रशासन गिरफ्तार 5 आरोपितों के बारे में जनता के सामने सबूत पेश करे ताकि भ्रम की स्थिति खत्म हो सके, किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार न किया जाए। मौके पर माले के राज्य कमेटी सदस्य शत्रुघ्न सहनी,
इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष फहद जमा, माले के जिला कमेटी सदस्य मनोज यादव सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। मोदी जी जब जब बिहार के दौरे पर आते हैं तब तब वो नफरत की राजनीति को बिहार में बढ़ावा देने के कारनामों में लग जाते हैं। 2014 में आए तो 2014 के बाद बिहार में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी एक पर एक शुरू हो गई। जब हम लोग मजबूती के साथ हम लोग जो है प्रतिकार किए, जब हम लोग डटे लड़े, तब जो है कि वो सारे के सारे नौजवान आज जो है कि बाहर हैं। इस बार फिर मोदी जी आए और मिशन 2024 को पूरा करने के लिए मोदी जी ने फुलवारी शरीफ को इस बार चुना है। और फुलवारी शरीफ में जिस तरीके से लगातार लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, वहाँ पर हम लोग के पार्टी की जांच टीम, इंसाफ मंच की जांच टीम गई थी। हम लोगों ने जांच में पाया कि किसी भी लोगों के खिलाफ कोई भी आतंक के कोई भी सबूत, प्राइमरी स्टेज का भी कोई सबूत उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने प्रशासन के लोगों से भी बातचीत की, प्रशासन के लोगों के पास भी कोई एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस नहीं है, जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, तब फिर इन नौजवानों की गिरफ्तारी, मुसलमानों की गिरफ्तारी और उसके नाम पर पूरे बिहार में आप जो है मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। आप मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हमारी पार्टी भाकपा माले, इंसाफ मंच और AIPF के जरिए पूरे बिहार में 3 दिवसीय प्रतिवाद का ऐलान किया गया है। उसी प्रतिवाद मार्च के तहत आज मुजफ्फरपुर के सड़कों पर 22 तारीख को यहाँ पर प्रतिवाद किया जा रहा है। साथियों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इस बार संसद के अंदर में एक नई बात हुई है कि संसद के अंदर में कुछ शब्दों को हटाया गया है। वो जो शब्द हटाए गए हैं, उन तमाम शब्दों के, अगर नफरत के जो शब्द हैं तो नफरत के शब्दों के सौदागर कौन है? वो तो मोदी जी खुद हैं। मोदी जी ही तो कहते थे कि कपड़ों से पहचानिए। देश का जो गृह मंत्री अमित शाह है, वही तो कहता था रामजादा और कहीं हरामजादा, और कहीं की जो है उनके मंत्री जो है विवेक ठाकुर, यही तो लोग कहते थे कि देखकर गोली मारो। ये तमाम लोग नफरत की सौदागिरी करने वाले लोग, आज इनको हिंदी के शब्दों से जो है ना कि जो है ना दिक्कत हो रहा है और वो शब्द हटाए जा रहे हैं। इसलिए इन तमाम जो मोदी जी की जो ये तमाम जो तरीके की जो ये नफरत फैलाकर और ये मिशन 2024 जो जीतना चाहते हैं, इस पूरे मंसूबे को बिहार की जनता नाकाम करेगी और इस मंसूबे के खिलाफ हमारी पार्टी मजबूती से प्रतिकार करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ करने के विरोध में शुक्रवार को देश भर में पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेताओं ने समाहरणालय में प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव सह जिला प्रभारी रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि जनता को और मुद्दों से भटकाए रखने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को टॉर्चर किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि सोनिया गांधी को टॉर्चर करना बंद नहीं किया गया तो आगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। मौके पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष कृपा शंकर शाही, शंभू राम सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी। आप सबको पता होगा इस देश का माहौल जो क्या बनाया गया है। केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा को इसलिए बनाया गया है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि देश का जो माहौल है इससे लोगों को अनभिज्ञ किया जाए। एक तरफ उनको दिखाया जाए कि देखिए गांधी परिवार ने क्या कर रखा है। आप सबको पता होगा भाई साहब कि इस देश में गांधी परिवार ने क्या किया है। आज़ादी के समय से लेकर अब तक उन्होंने अपने परिवार का बलिदान ही दिया है। इन लोगों ने क्या किया है सबको पता है। आप अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, आप अंग्रेज़ों के उनके जो है चंगुल में हमेशा रहते थे। आज इन देश का एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि लोग को एक तरफा उनको अपने इससे भटका के रखो। बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए आप, महंगाई की देखिए स्थिति, आज देश में क्या हालात हैं। इससे ध्यान भटकाने के लिए यह सब काम किया जा रहा है। हम लोग तो कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो आप जेल में डालो हमें। आप राहुल जी को 55 घंटा तक, क्या मतलब बनता है इस तरह। आप राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हमारी जबकि स्वास्थ्य खराब है उनका, उसमें आप उनको बुला रहे हैं, तब भी गई हूँ। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी किया जा रहा है। लगातार आंदोलन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि भाई देखिए इस देश की स्थिति क्या है। अगर हम नहीं संभलेंगे तो श्रीलंका जैसे हालात में हो जाएगा देश हम लोग का। आज एक घटना बताते हैं आपको हम। अभी 15-20 दिन पहले 12,000 करोड़ रुपया
अडानी जी का स्टेट बैंक का लोन माफ़ किया गया? क्या किसी को पता है? केवल ध्यान भटकाने के लिए इस सब चीज़ काम किया जा रहा है इसमें। कल भी आप लोग पटना में प्रदर्शन किए हैं ईडी के खिलाफ, उससे क्या उस पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? देखिए, हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए कितना गलत तरीके से ये लोग तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। लोग, आपको अगर लगता है तो आप एक बार पूछ लिए, फिर बार बार एक ही चीज़ को कितना बार आप पूछते हैं? जबकि इसके पहले 2016 में यह केस ख़त्म हो चुका है, तो फिर इसका बार बार पूछने का क्या मतलब बनता है? इसलिए हम लोग पूरे देश में पूरे कांग्रेस के लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन के द्वारा साबित कर रहे हैं कि भाई देखिए यह गलत हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को 21 तारीख को ईडी कार्यालय बुलाकर घंटा डिटेन किया गया, पूछताछ की गई। और जो सोनिया गांधी कोविड-19 में भर्ती थे गंगाराम हॉस्पिटल में, सोनिया गांधी जो त्याग की मूर्ति है, 3 बार प्रधानमंत्री पद ठुकरा चुकी है। राजीव गांधी जी जो शहादत हुए, राजीव जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी की शहादत हुई जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी बहू, और एक ईमानदार छवि की नेत्री, और यह ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। बार बार कभी राहुल गांधी जी को बुला रहे हैं, कभी सोनिया गांधी जी को बुला रहे हैं। कल हम लोग ईडी कार्यालय पटना में घेराव किए थे, प्रदर्शन किए थे, और फिर मालूम चला कि 25 तारीख को फिर सोनिया गांधी जी को बुलाया गया है। इसके विरोध में हम लोग मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी जो एक त्याग की मूर्ति है, ईमानदार छवि की है, ऐसे महिला जिनका अब एज भी हो गया है, कभी भी वह सरकारी पद पर नहीं रही, और यह प्रताड़ित कर रहे हैं कि कोई विपक्ष का नेता कोई बोल नहीं सके, कोई खिलाफ नहीं कर सके, कोई इनके मनमानी। देखिए महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपका देखिए कि अग्निपथ में आपका 4 साल का ये नौकरी दे रहे हैं, सेना के साथ भी राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगार लोग सड़क पर उतर गए हैं, और इससे यह हिटलर शाही मोदी सरकार आज हमारे नेता को झूठे मुकदमा में फंसा कर प्रताड़ित कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे भी अगर हमारे नेता को तंग तबाह करेंगे तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। शुक्रवार को सीबीएसई के 10th और 12th के परिणाम आते ही छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी झूम उठे। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने 10th के साथ 12th में भी जबरदस्त सफलता प्राप्त की। 10th में वारसेने ने 95.8% अंक प्राप्त कर प्रथम, वहीं प्रज्ञा सिंह ने 95.4% और वात्सल्य पालीवाल ने 95 अंक लाकर द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त की। 12th का परिणाम आते ही सेंट जोसेफ स्कूल में बच्चों के साथ अभिभावकों की प्रसन्नता से पूरा स्कूल परिसर गुलजार हो गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त किया। रिया रंजन 95.6% अंक लाकर कॉमर्स में स्कूल टॉपर रही। सुयश कुमार साइंस बायोलॉजी में 93.4% और अर्चना कुमारी कॉमर्स में 93.4% के साथ दूसरे स्थान पर रही। हर्ष विशाल 93% के साथ साइंस मैथ में तीसरे स्थान पर रहा। स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही आगे भी हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। मौके पर प्राचार्य सुबोध कुमार सहित स्कूल के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो श्रेय तो मैं देना चाहूँगा अपने टीचर्स को जिन्होंने मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाया। देन स्कूल के मैनेजमेंट, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से रहे और एग्ज़ाम को क्रैक करने में मैं हेल्प करा उन लोगों ने। तो सही गाइडेंस रहा, सब कुछ सही से रहा। लॉकडाउन भी लगे, कोरोना आए, बट फिर भी हम लोगों ने अपने पढ़ाई को किसी तरह कंटिन्यू रखा और अच्छी रिजल्ट्स लाएँ ताकि इससे हमारे फ्यूचर में आगे बहुत सारी मदद मिल सके। तैयारी किस तरह की है, पढ़ाई किस तरह की है?
तैयारी भी बहुत अच्छी रही। बेसिकली प्रॉब्लम्स तो आई, बट फिर भी किसी तरह उसको मैनेज किए। ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, टीचर से कनेक्ट रह करके हर तरीके से जहाँ से भी मिल सकता था लिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। सर रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा रहा। तैयारी में स्कूल के टीचर जो थे वो बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, और मेरे फेवरेट सर थे जामिल अहमद सर। उन्होंने गाइड किया था पेंटिंग एग्ज़ाम को लेकर और बताया था कि कैसे पेपर में लिखना है, और पेपर अच्छा रहा। कितना परसेंटेज आया? सर मुझे 85% रहा। मैं शिवम कुमार। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा, 90% आए मुझे, और मैं इसका श्रेय काफ़ी स्कूल को देना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना के समय बहुत ही मतलब दिक्कत हो रहे थे इस परेशानी में, और उन्होंने अपने टीचर को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बहुत ही मदद किया और गाइडेंस किया और हेल्प किया कि कैसे मतलब एग्ज़ाम में अच्छा करना है। टीचर्स एंड पेरेंट्स का सपोर्ट था, और सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस, दैट इज़ वेल नोन। सेल्फ स्टडीज़ और स्कूल्स के टीचर्स का सपोर्ट था हमारे, और बाकी टाइम्स और मैनेजमेंट जो था, सोशल मीडिया अवॉइड। स्कूल के टीचर्स का सपोर्ट रहा, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। फिर सेल्फ स्टडी, और सब परसेंटेज 79 है। और फिर कितना घंटा पढ़ाई करते थे? ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स ज़रूरी है सेल्फ स्टडी में, जिसमें आप ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेक नीडेड रहता है, लगातार कोई भी नहीं पढ़ सकता। जो बच्चे 12th का तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा? कि अपना बेस्ट ट्राई कीजिए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए। स्कूल्स और टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और सेल्फ स्टडी करना तो मस्ट ही होता है, और टीचर्स का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सपोर्ट। इवन कोविड के टाइम में टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस करवा के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, स्कूल की तरफ से भी और कोचिंग की तरफ से भी। सर पहली बात तो स्कूल तो मेन होता है, और फिर मम्मी मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स, सबका बहुत सपोर्ट था कि तुम कर सकती हो। और 10th में भी मैं टॉपर रही हूँ, तो 12th में भी तो करना ही था, उसका प्रेशर था, जिसके कारण मैं कर सकी। तो मैं सबको श्रेय दूंगी, अपने को भी दूंगी, क्योंकि मैं भी लास्ट मंथ बहुत मेहनत की थी, जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू। जो 12th का तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसको क्या कहिएगा, किस तरह तैयारी करना चाहिए? 12th के लिए तो NCERT बेस्ड, सिर्फ NCERT के अलावा कुछ नहीं आता। NCERT जितना पढ़ सके उतना पढ़ ले, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है। हमारे में ऑब्जेक्टिव भी था, बट अब तो It was all because of parents and teachers. That's why we can do it, and now we are heading towards our future. So हम जितना भी पढ़े हैं उतना सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही पढ़े, क्योंकि हमारे टाइम में तो पूरा कोविड से सब बंद था, तो पढ़ने में काफ़ी ऐसे क्लासेस वगैरह थे नहीं, और सारे घर पे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ही वी हैड टू वॉच इट। बच्चे तैयारी करते हैं तो क्या कहिएगा? सेल्फ स्टडी मस्ट है, दैट्स ऑल। और फिर पेरेंट्स का सपोर्ट था, और मेन जो था वो सेल्फ स्टडी था, मतलब कम से कम सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कहिएगा? मेन NCERT को अपना बेस बना के उसके थ्रू पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और लास्ट के मतलब मेन लास्ट का जो 2 मंथ है उसमें मेहनत करना जरूरी है। जिस तरह तैयारी की थी उससे ज़्यादा नंबर आ गया, और बहुत अच्छा तैयारी, नंबर आके घर वाले भी बहुत खुश हैं। हाँ बहुत ज़्यादा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कहिएगा? वही कि ज़्यादा प्रेशर ना ले, एग्ज़ाम ईजी जाता है, बस थोड़ा पढ़े। और तैयारी रहा है क्या, कुछ रिजल्ट आया? तैयारी बहुत बढ़िया रहा है सर, सब चीज़ आसानी से हो गई, ज़्यादा प्रेशर ना कभी लिया, और सजेशन है कि ना ले कोई। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कुछ कहिएगा, किस तरह तैयारी कर सर रहे हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि रिलैक्स रहे, खुश रहे, माइंड पे ज़्यादा पढ़ाई तो है, कुछ ज़्यादा टफ कुछ होता नहीं है, करिएगा तो होगा ही। ठीक ही रहा, जिस तरह से कोरोना पीरियड था और बच्चों को घर में सिमट के रहना पड़ा, उस हिसाब से बच्चे ने अच्छी तैयारी की और रिजल्ट अच्छा ही दिया। रिजल्ट से कैसा है? बहुत खुश नहीं, लेकिन खुश हूँ। नहीं, आगे तो नीट का प्रिपरेशन कर रही है, अब देखिए क्या होता है। फिर ये बच्चे वो हैं जो पूरी तरह कोविड-19 के से सफ़र किए हैं। 2020 में ये 10 किए होंगे और 2022 में 12 कर रहे हैं। टोटली ये पूरा 2 साल इनका पढ़ाई बाधित रहा है। जो भी है इसमें जो ऑनलाइन व्यवस्था विद्यालय के सहयोग से या बच्चे का अपना मेहनत जो डेडिकेशन रहा, उसको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो माँ बाप, बच्चे और स्कूल के शिक्षक। खासकर कई बच्चों को तो देखा है कि इस हालत में भी नीट के एग्ज़ामिनेशन या जेईई में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। तो इससे यह उम्मीद जगती है कि जो हमारा आने वाला पीढ़ी है
वो अब नई व्यवस्था को एडॉप्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ख़ासकर इस विद्यालय के रिज़ल्ट के लिए उन तमाम शिक्षकगण, बच्चे और अभिभावक के साथ साथ बहुत सारे वेलविशर्स हैं इस विद्यालय के, जिनके मार्गदर्शन से यह अपना मार्ग प्रशस्त कर पा रहा है और देश और समाज के लिए कुछ करने में सक्षम है। विगत वर्षों का रिज़ल्ट देखने से यह लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी में जो वेलविशर्स है, जो अभिभावक है, उनका मार्गदर्शन इस विद्यालय को मिलता रहेगा और यह टीम ईमानदारी पूर्वक उनका ज्ञानवर्धन बच्चों का देश के भविष्य के हिसाब से, जो आज ग्लोबल मार्केटिंग हो रहा है, उस हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम को समय समय पर बदलते रहेंगे। और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को, उनके अभिभावक को और शिक्षक को। शुक्रवार को नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर के शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई तक अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ल के नाम पर उसके फांसी स्थल गया जेल का नाम नहीं किया गया तो 15 अगस्त को गया के समाहरणालय में सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि मोर्चा के सदस्यों ने 20 मई 2022 को गया जाकर वहां के समाहर्ता डॉक्टर त्यागराजन SM को ज्ञापन सौंपकर जेल का नाम अमर बलिदानी बैकुंठ शुक्ला के नाम पर करने का आग्रह किया गया। अगर 31 जुलाई तक जेल का नाम नहीं बदला गया तो 15 अगस्त को समाहरणालय में सत्याग्रह किया जाएगा। मौके पर मोर्चा के उपाध्यक्ष अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, चिराग पोद्दार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मोर्चा की एक आवश्यक बैठक बलिदानी भगवान लाल पुस्तकालय भवन में आयोजित की गई है। अभी 8 दिन से मैं स्वयं गया और आरा, भोजपुर, जगदीशपुर में जाकर के लोगों को संगठित कर रहा था, जागरूक कर रहा था कि बैकुंठ शुक्ल और बाबू वीर कुंवर सिंह दोनों बिहार सरकार दोनों को उपेक्षा किए हुए। भले ही एक दिन अमित शाह आकर के वहाँ डंका बजा गए, जगदीशपुर में, आरा में एक विशाल कार्यक्रम हुआ, उसके बाद लोग नींद में सो जाता है, फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने मई महीने में 20 तारीख को गया के DM को जाकर के गया में हमने दिया था स्मारक पत्र कि अगर 31 जुलाई तक बैकुंठ शुक्ल के फांसी स्थल को अगर उनके नाम पर नहीं किया जाता है, क्योंकि गया जेल में ही बलिदानी बैकुंठ शुक्ल का फांसी 14 मई 1934 को हुआ था और मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस का, भागलपुर में जुब्बा साहनी का। तो मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती राजबाला वर्मा के प्रयास से और नागरिक मोर्चा के धरना प्रदर्शन सत्याग्रह के कारण राजबाला वर्मा ने एक प्रस्ताव भेज करके बिहार सरकार से आग्रह किया था कि शहीद खुदीराम बोस के नाम पर मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा का नाम हो। साल पूरेगा, पिछले वर्ष 15 अगस्त से उन्होंने घोषणा किया था 15 अगस्त 21 को कि अमृत महोत्सव के रूप में ये 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि गया जेल का नाम बैकुंठ शुक्ल के नाम पर हो और आरा रेलवे स्टेशन का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर हो। जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह नगर के नाम से जाना जाए। इसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार प्रयास करे। नागरिक मोर्चा 12 अगस्त को गया समाहरणालय पर सत्याग्रह करेगी। अगर उसके बाद भी नहीं कुछ होता है तो फिर व्यापक जन आंदोलन होगा। डाक कांवरियों को बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने में असुविधा न हो, इसके लिए पहलेजा घाट से डाक कांवर को लेकर मुजफ्फरपुर चलने वाले शिव भक्तों को रिस्ट बैंड दिया जाएगा। जिन कांवरियों के हाथ में रिस्ट बैंड होगा उन्हें पुलिस बल या स्वयंसेवक पंक्तिबद्ध नहीं करवाएंगे। वे बैरिकेडिंग से बाहर ही मंदिर का रास्ता तय करेंगे। डाक कांवरियों को हरिसभा चौक से पानी टंकी की तरफ नहीं मोड़ा जाएगा। जिगजैग रास्ते से गुजरने के बजाय वे सीधा मंदिर की तरफ जाएंगे। जब डाक कांवरियों की संख्या अधिक होगी तो सामान्य कांवरियों को छोटी कल्याणी चौक पर रोक दिया जाएगा। डाक कांवरियों की संख्या कम होने पर सामान्य कांवरियों को पंक्तिबद्ध तरीके से प्रभात सिनेमा चौक की तरफ से प्रवेश कराया जाएगा। गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि डाक कांवरियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए ये उपाय किए गए हैं।
देखिए पिछले बार जो डाक कवरिया की व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा ये था जो लोकल जो स्थानीय डाक कवरियाँ हैं और डाक कवर दोनों मिल गए थे। तो इस बार जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जो पहलिया घाट में ही उनको एक सिंबल दिया जाएगा, जिनके पास वो सिंबल चिन्ह होगा वो ही माने बाबा के दरबार तक डायरेक्ट आ सकते हैं। उनको जिग जैग में जाने की ज़रूरत नहीं, उनको घूमने की ज़रूरत नहीं, वो सीधे हरिसाबा चौक से कल्याणी होते हुए बाबा के दरबार में आ जाएंगे। जो स्थानीय कांवरिये होंगे जिसको लोकल कहते हैं वो जिग जैग से होते हुए जिला स्कूल जाएंगे, जिला स्कूल से घूमते हुए यहाँ पर आएंगे। यही नियम सर बना है। तो क्या लग रहा है, क्या भीड़ रहेगा? देखिए भीड़ तो रहेगी और कोरोना काल भी है, तो मैं सब कांवरियों से और जो स्थानीय भक्त हैं उनसे मैं अनुरोध होगा कि आप बिना मास्क के मंदिर में ना आएँ और मास्क लगा के ही कांवड़ उठाएं और मास्क लगा के ही कांवड़ लेके आएँ, क्योंकि कोरोना किसी को छोड़ेगा नहीं, न छोड़ता है। तो बाबा गरीबनाथ की कृपा आज 2 साल के बाद इस बार हम लोग को जल चढ़ाने का अवसर प्रदान बाबा गरीबनाथ ने किया है, महादेव ने किया है। तो उनके श्रद्धा में भी आप मास्क लगा के आएँ और पंक्तिबद्ध होके हड़बड़ी न करें। जल सबका चढ़ना है और बाबा का मंदिर रविवार को सुबह 4 बजे जब खुलेगा तो वो लगातार सोमवार को रात्रि 8 बजे तक खुला रहेगा। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पंक्तिबद्ध होकर आएँ, हड़बड़ी करके ना आएँ और बाबा को जल चढ़ाएँ। आपके लिए सेवा दल के सदस्य, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सदैव आपका सहायता के लिए तैयार है। देखा जा रहा है कि लोकल जो भक्त होते हैं वो सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, जिससे कांवड़ियों को परेशानी होती है। देखिए उनको ये सोचना चाहिए कि भाई वो 80 किलोमीटर पैदल चल के बाबा का जल लेके आ रहा है, तो उनको सुविधा पहले मिलना चाहिए। आप आते हैं, आप 9 बजे के बाद आइए, कल बाबा का दरबार तो खुला रहता, बंद तो होता नहीं है। अर्घा के माध्यम से आपको भी जल चढ़ाना है, अर्घा के माध्यम से कांवरियों को भी जल चढ़ाना है। तो हड़बड़ी किस बात की, आप 9 बजे के बाद आएँ ताकि कांवरिया बढ़िया से जल चढ़ा सके। सहारा समय के फ्रेंचाइजी मैनेजर रहे पवन कुमार सहारा समूह के फ्रेंचाइजी मैनेजर रहे पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि सहारा प्रबंधन के रवैये से मजबूर होकर 12 जुलाई 2022 को त्याग पत्र दे दिया, लेकिन मेरे साथ छल करते हुए सहारा मुजफ्फरपुर के मंडल प्रबंधक ने निष्कासन की खबर अखबार में छपाकर प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। इसे लेकर सहारा पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। पवन कुमार अग्रवाल के साथ सहारा के कई अभिकर्ताओं के साथ माले नेता राजकिशोर प्रसाद, सूरज कुमार सिंह और मोहम्मद नौशाद भी प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित रहे। ये मैं सहारा प्रबंधन पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूं कल, इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया गया। क्या कुछ मामला है? 12/7/2022 को फ्रेंचाइजी मैनेजर के पद पे मैं सहारा इंडिया परिवार में कार्यरत हूँ। मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया। सहारा इंडिया का प्रबंधन विगत तिथि में मेरे ऊपर संस्था विरोधी गतिविधि का आरोप लगाते हुए मुझको संस्था से निष्कासित करने का पत्र जारी किया गया और एक सार्वजनिक सूचना प्रभात खबर में 21 जुलाई 2022 को भी संस्था से निष्कासित करने की जारी की गई है, जिससे मुझे काफ़ी दुख एवं आहत पहुंचा है। 32 साल के इस कैरियर में मेरी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। इससे मैं मानहानि का मुकदमा सुब्रत राय से लेके मंडल प्रमुख, रीजनल प्रमुख, सेक्टर मैनेजर पर करने जा रहा हूँ। जिले में पिछले 24 घंटे में 110 mm बारिश हुई है। वहीं तापमान में 2 डिग्री की कमी आई है। हालांकि मानसून का तेवर अभी दिखा नहीं है, लगातार बारिश नहीं हो रही है। इधर पानी बरसने से धान की रोपनी भी शुरू हो गई है, जबकि तैयार हो रहे बिचड़े में नई जान आ गई है, जिससे किसान भी खुश है। वहीं सावन माह की हुई पहली बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से गर्मी से राहत मिली है। पिछले बुधवार दोपहर के बाद मौसम में तेजी बदलाव आया है। हाँ, हम लोग बोटिंग चढ़ा कर रोप रहे थे पहले, अब बोटिंग चलाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, काफी दिन से इंतजार कर रहे थे बारिश का? हाँ, बहुत काफी दिन से वर्षा के इंतजार कर रहे थे। तब अब धान रोपनी पूरा हो जाएगा इस पानी में? हाँ, जहाँ तक हो ही जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। किसान सबको राहत मिली है कि नहीं मिली है? बहुत राहत किसान को मिला है बारिश से। हाँ। लेकिन लेट बारिश हुई है। हाँ, लेट बारिश हुई है। तो इससे लेट होने से नुकसान हुआ है? हाँ, जो हुआ सो हुआ, मगर जो ही होगा हो जाएगा।
कोविड महामारी के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 47 देशों की यात्रा पर निकला यूरोपीय टीम शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचा। बिहार पहुंचने पर टीम का स्वागत किया गया। सेना के रिटायर्ड कैप्टन राज के नेतृत्व में यूरोपियन बाइकर्स पूरे दिन वैशाली के विभिन्न बौद्ध एवं अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के साथ ही वैशाली गणराज्य से संबंधित जानकारी हासिल की। ये लोग मुजफ्फरपुर के मिलिट्री हेडक्वार्टर से शनिवार को नेपाल और म्यांमार के लिए रवाना किए जाएंगे। पूरे ग्रुप को भारत में गाइड कर रहे सेना के रिटायर्ड कैप्टन राजकुमार ने बताया कि अगले साल 23 अगस्त 2023 को यह ग्रुप अपने 47 देशों की यात्रा पूरी कर वापस फ्रांस में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। ये जो फ्रेंच एक्सपीडिशन है ये फ्रांस से चला है, इटली से होके ये ईरान आए हैं और ईरान से ये सिल्क रूट कंट्रीज़ अज़रबैजान, जॉर्जिया, अपना कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान होके इंडिया में एंटर किया इन्होंने 9 जुलाई को और 16 कंट्रीज़ ये ऑलरेडी घूम चुके हैं और इनका टोटल जो टूर है वो 47 कंट्री का है, ग्लोबल टूर। किस मिशन के तहत इन लोग निकले हैं? और पोस्ट पेंडेमिक जो है ये बेसिकली टूरिज़्म को रिवाइव करना चाहते हैं, तो एक मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं कि पेंडेमिक जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और इट इज़ टाइम टू बूस्ट टूरिज़्म। तो जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया का, इसीलिए इसको हमारे साथ पार्टनरशिप में लिया गया है संदेश पहुंचाने के लिए कि इट इज़ टाइम टू मूव द टूरिज़्म अहेड। कितनी टीम है इसमें? इसमें 16 बाइकर्स हैं और टोटल 16 टोटल राइडर्स हैं और 14 मोटरसाइकिल हैं। ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले जो राइडर्स? ये फ्रांस के हैं सारे के साथ। 16 के 16 राइडर जो हैं फ्रांस से हैं। भारत के बारे में उन्होंने क्या अनुभव साझा किया? भारत के बारे में सबसे जो उनका अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो और किसी भी देश में नहीं रहा, वो ये कि ये गर्मी के मौसम में आया और जब ये वाघा बॉर्डर से एंटर किए तो हमारी जो वहाँ पे फोर्सेस तैनात हैं उन्होंने इनका स्वागत आम से किया, मैंगो दे, और ये इनके लिए बहुत ही प्रफुल्लित एक्सपीरियंस था कि किसी देश में आपको इस तरीके से जो है वेलकम किया जाता है। और बाकी बनारस में इनका जो है बहुत ही एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा। मुजफ्फरपुर आकर कैसा लग रहा है? मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं। मुजफ्फरपुर जो है बुद्धिस्ट का डोमिनेशन है यहाँ पे, अपना स्पिरिचुअलिटी का, उसी को वैशाली करते हुए यहाँ आए हैं और अभी उसको एक्सप्लोर करके हम लोग आगे जाएंगे। यात्रा समाप्त कहाँ होगी सर? यात्रा समाप्त कहाँ होगी? ये 23 अगस्त 2023 में वापस पेरिस में ही जाके समाप्त होगा एक्सपीडिशन। 1.5 साल का एक्सपीडिशन है। इस बीच कितने देशों की यात्रा करेंगे? 47 कंट्री। अपना परिचय बता दीजिएगा आपको। जी, मैं कैप्टन राजकुमार हूँ, रिटायर्ड, और मैं अभी एक एडवेंचर टूर ऑपरेटर हूँ। मोटो एक्सपीडिशन मेरी एक्सपर्टीज़ है और ये हमारे तहत एशिया सफारी कैंप एडवेंचर के तहत ट्रैवल कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और हम ईस्ट से नॉर्थ अटॉप लद्दाख हिमालयाज़ में ट्रैवर्स करेंगे क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो हमारा हिमालयाज़ का पूरा जो मार्गदर्शन है वो मैं करूँगा इनका। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधान पार्षद हरि सहनी ने शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे और मिठनपुरा स्थित जुब्बा सनी पार्क से शहीद खुदीराम बोस जी के मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि कर नमन किया। हरि सहनी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने शहीदों के सम्मान के लिए कुछ नहीं किया। भाजपा अब गुमनाम शहीदों को खोज कर उनकी प्रतिमाएं लगा रही है और उन्हें सम्मान देने का काम कर रही है। मेरा शपथ ग्रहण, लेकिन उस कार्यक्रम में भाग लेने से पूर्व मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी भी, मुझे लगता है हमेशा से ये देशभक्तों की टोली है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली है, ये मैं नहीं मानता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज़ादी के समय में 7,40,000 से अधिक पूर्वज आज़ादी में शहीद हुए थे, लेकिन कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में गुमनाम रह गया कुछ नाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सारे नामों को खोज कर बारी बारी से देशवासी के बीच में रखने का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है
कि हर खास अवसर पर अपने उन शहीदों का सम्मान करें, ताकि जिस देश के आज़ादी में उतने पूर्वज हमारे कुर्बानी दिए थे, आज उस देश को सशक्त बनाने में जब हम उनका नाम स्मरण रखेंगे, अपने संस्कृति, अपने धरोहर को जितना हम स्मरण करेंगे, हमें अपने देश के प्रति उतना अधिक समर्पण होगा और देश सबल बना हुआ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का ये उद्देश्य है। इसी अवसर पर हम यहाँ आकर अपने अमर शहीद युवा सैनिक प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। युवा सैनिक का परिवार और प्रतिमा दोनों की बदहाली स्थिति से छुट्टी हुई नहीं है, उसको कैसे देखें? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, जो कुछ आज देख रहे हैं, इससे पूर्व में न तो नाम था न स्थान था। आज जो देख रहे हैं, आप जाकर देखिए कि इनके नाम पर वहाँ कुछ भवन भी बना और बनेगा भी, आप इतना ध्यान रखें। मुजफ्फरपुर के धीरन छपरा गांव स्थित हजरत दाता धीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स धूमधाम से मनाया जाएगा। शुक्रवार को दरगाह कमेटी की प्रेस वार्ता में सेक्रेटरी मोहम्मद शफदा ने बताया कि दाता का उर्स इस बार 26 तारीख को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 तारीख को कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और 26 तारीख को दाता का संदली चादर 8 बजे रात्रि में चढ़ाया जाएगा। उसके बाद नागपुर के मशहूर कव्वाल जुनैद सुल्तानी और रौनक परवीन कव्वाला का प्रोग्राम भी तय है। वहीं मौलाना जैनुद्दीन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में जिला के बाहर से उलेमा तशरीफ ला रहे हैं। उर्स के मौके पर दूर दराज से लोग दाता के दरबार में हाजिरी के लिए आते हैं। वहां बहुत ही अच्छा मेला नज़ारा होता है। प्रेस वार्ता के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह हमारा मतलब ये है कि दाता धीरन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े ही धूमधाम के साथ 25-26 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के मुअज्जज़ उलमाए किराम और शोराए जाम 25 तारीख़ में तशरीफ़ ला रहे हैं और 26 तारीख़ में आरिफाना कव्वाली पेश करने के लिए जुनैद सुल्तानी महाराष्ट्र तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को, अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, ये दरबार वो दरबार है जहाँ पर सभी समुदाय के लोग हाज़िरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। इनका फैज़ जारी है और जारी रहेगा। अनेक धर्म के लोग दाता की बारगाह में आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं, मन्नतें मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है तो दरबार में आकर चादर पोशी करते हैं। तो इनका फैज़ान सब पर जारी है। सभी समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में यहाँ भाई भाई है। सब के लिए यहाँ आस्था है। ये दरबार है, यहाँ से फैज़ान बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नाज़रीन को और अपने दर्शकों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में धीरनपट्टी शरीफ दाता के स्थान पर तशरीफ़ लाए और इक्तिसाब फैज़ हासिल करें। देखिए, आज हम लोग हज़रत दाता धीरन शाह के रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर ज़ियारत के लिए आए हैं और 26 तारीख को दाता का उर्स है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से पूरे शान शौकत के साथ जो संदली चादर होती है वो चढ़ेगी रात के 8 बजे और 26 तारीख को ही रात को जो है वो कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें देश के जो है मशहूर फ़नकार जुनैद सुल्तानी और एक कव्वाला है रौनक परवीन, उनका प्रोग्राम भी है। 25 तारीख को जो है वो यहाँ कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और 2 साल से लॉकडाउन की वजह से हम लोग भी आम ज़ायरीन भी नहीं आ पा रहे थे दरगाह पर हाज़िरी के लिए उर्स में। तो इस बार हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ एक बहुत अच्छा मेले सा नज़ारा होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। दाता का रहम करम सबके ऊपर है। आज हम लोग भी उसी मकसद से दाता के दरबार में अभी से ही सब लोग आम ज़ायरीन जो है हाज़िरी के लिए पहुँच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन।
2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा